दीपिंदर जो है वो आईआईटी दिल्ली में मैथ्स और कंप्यूटर साइंस की कंबाइंड डिग्री परस्यू कर तो रहे थे, पर उनका पढ़ाई में कोई खास मन लग नहीं रहा होता है। जैसे तैसे वो वहाँ टाइम बस काट रहे होते हैं कि एक दिन उनके एक सीनियर प्रियांक स्वरूप उनसे एक सवाल पूछते हैं, मेरे साथ एक स्टार्टअप बनाएगा? और पढ़ाई से बचने के लिए दीपिंदर तुरंत हाँ कर देते हैं। उनके स्टार्टअप का आइडिया ये होता है कि वो लोग छोटे क्लिनिक्स, लॉयर्स, किराना दुकानों, इन सब के लिए वेबसाइट्स बना कर देंगे और उनसे चार्जेस लेंगे। ईयर 2000 के उस टाइम पर वेबसाइट्स बनाना किसी को नहीं आता था। उनको लगा कि उनकी खूब कमाई होगी, पर जल्द ही उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। उस टाइम पर लोगों को वेबसाइट्स बनाना तो नहीं ही आता था, कंप्यूटर यूज करना भी नहीं आता था। एक माउस ही खराब हो गया, इंटरनेट नहीं आ रहा, कीबोर्ड कनेक्टेड नहीं है। हर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए क्लाइंट्स इन्हीं को फोन करने लग जाते हैं, जिससे ये दोनों इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि इवेंचुअली उनके कॉल से बचने के लिए इन्हें अपना बिजनेस नंबर बंद करना पड़ता है। पर फिर भी ये दोनों हार नहीं मानते हैं। वो एक बार फिर से यही आइडिया ट्राई करते हैं, पर इस बार छोटी छोटी शॉप्स की जगह पर फार्मा कंपनीज, रियल एस्टेट एजेंट्स, बड़े हॉस्पिटल्स, ऐसे मेजर क्लाइंट्स को वो टारगेट करते हैं, ये सोचकर कि वो लोग इनको कम परेशान करेंगे। और ऐसा ही होता भी है। उनकी कमाई अच्छी खासी बढ़ने लगती है। पर उसी वक्त पर दीपिंदर ऐसा कुछ करते हैं कि प्रियांक को अपना ये ड्रीम स्टार्टअप बंद करना पड़ता है। असल में दीपिंदर, जो कि मैथ्स और कंप्यूटर साइंस में कंबाइंड डिग्री परस्यू कर रहे थे, उनको सेकेंड ईयर में कॉमन क्लासेस के थ्रू आईआईटी के एमएससी मैथ्स वाले स्टूडेंट से मिलने का मौका मिलता है। और वहाँ उनको मिलती है कंचन जोशी, जो कि वहीं दिल्ली की रेजिडेंट थी और घर से ही रोज आईआईटी आया करती थी। दीपिंदर को कंचन पहली नजर में पसंद आ जाती हैं। एक दिन उनकी बस छूट जाती है तो दीपिंदर एक बाइक लेकर उनके सामने आ जाते हैं और घर छोड़ने का ऑफर देते हैं। ये बाइक जो है वो उन्होंने अपनी दोस्त से उधार मांगी हुई होती है। धीरे धीरे दोनों का डेट्स पर जाने का सिलसिला शुरू होता है और इवेंचुअली दीपिंदर कंचन के घर भी जाने आने लगते हैं। वहाँ उनको कंचन की छोटी बहन मिलती है, महक, जो कि आगे चलकर जोमेटो की पहली इंटर्न बनती है। पर उस टाइम पर तो दीपिंदर के पास इतनी पॉकेट मनी होती नहीं थी। वेबसाइट वाले स्टार्टअप से भी जो थोड़े बहुत पैसे मिल रहे थे वो वापस उसी में लग जा रहे थे। तो फिर उनके जो ये डेट्स, फ्लावर्स, गिफ्ट्स, ये सब का खर्चा था वो उठाते हैं उनके जिगरी दोस्त अलविंदर। जी हाँ, वो अलविंदर की दोस्ती ही थी जिसके भरोसे वो आईआईटी में अपने दिन काट रहे थे। 1998 में चंडीगढ़ में एनटीएसी का स्कॉलरशिप एग्जाम हुआ था। तब इन दोनों की मुलाकात हुई थी और फिर 11th और 12th इन्होंने साथ में किया था। चंडीगढ़ का ही एक डीएवी कोचिंग इंस्टीट्यूट था। अलविंदर तो शुरू से ही पढ़ाकू थे, पर दीपिंदर जो है वो पढ़ाई से बिल्कुल भागते रहते थे। पर एक बार एक ऐसा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ कि उसने उनकी जिंदगी बदल के रख दी। हुआ ये कि 8th के एग्जाम में एक टीचर उनको आंसर्स का पर्चा दे देते हैं। अब वो उसे किसी और को देना चाह रहे थे, गलती से इनको दे दिया या फिर कोई और ही रीजन था, ये तो दीपिंदर खुद भी नहीं जानते हैं। पर उस पर्चे से आंसर्स कॉपी करके दीपिंदर उस एग्जाम में 3rd रैंक ले आते हैं। घर में उनके पापा, जो उनको बिल्कुल ही नकारा समझते थे, वो बड़े खुश हो जाते हैं। दीपिंदर को भी काफी अच्छी फीलिंग आती है और अगला साल बड़े मजे मजे में कटता है। पर 9th के एग्जाम के ठीक 2 दिन पहले उस टीचर का ट्रांसफर हो जाता है और ये खबर सुनते ही दीपिंदर की जान निकल जाती है। अब तो कुछ करना पड़ेगा वरना भारी बेइज्जती हो जाएगी। वो तुरंत चोरी छिपे टीचर्स के ऑफिस जाते हैं। उनको लगता है कि गलती से कहीं पर उनका कोई एग्जाम का पेपर होगा तो वो उसे ले लेंगे, पर ऐसा कुछ उनको मिलता नहीं है। इसके बाद वहाँ के उस प्रिंटिंग शॉप में जाते हैं जहाँ पे पेपर्स छपते थे और उनसे जब वो पेपर लीक करने को कहते हैं तो वहाँ का मालिक उनको जोर का एक थप्पड़ लगाकर भगा देता है। एग्जाम को सिर्फ 48 आवर्स बचे होते हैं और रोने का टाइम नहीं होता उनके पास, तो चुपचाप वो किताब निकालकर पढ़ना शुरू कर देते हैं और उस एग्जाम में 5th रैंक आती है उनकी। उस दिन के बाद से दीपिंदर मन मार कर ही सही पर मेहनत करना सीख जाते हैं, भले उनका इंटरेस्ट हो या मत हो, क्योंकि उनको दूसरों और स्पेशली अपने फादर को डिसअपॉइंट नहीं करना होता है। ऐसे ही करते करते दोनों दोस्त आईआईटी भी क्रैक कर लेते हैं और साथ ही दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि आईआईटी की काउंसलिंग से लौटते वक्त जब दीपिंदर की फैमिली की कार का एक्सीडेंट हो जाता है तो उस वक्त ही होश आने पर वो सबसे पहले अलविंदर को याद करते हैं। इनफैक्ट आप आज भी दीपिंदर की नाक पर उस दिन का स्कार देख सकते हो। और तो और आईआईटी में एडमिशन के लिए जाने के पहले भी चंडीगढ़ के सेक्टर 17 से दोनों अपने लिए एग्जैक्ट सेम कपड़े खरीद लेते हैं, ये सोचकर कि सुपर कूल लगेंगे। पर लगते वो दोनों जोकर्स हैं। सब लोग पहले दिन ही उन पर हंसने लग जाते हैं। खैर आईआईटी दिल्ली जाकर दीपिंदर को एक और कड़वी सच्चाई का रियलाइजेशन होता है कि यहाँ भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब वो ऑलरेडी आईआईटी क्रैक कर चुके थे, कुछ प्रूव करने को तो बचा था नहीं, तो अब उनका पढ़ाई से इंटरेस्ट भी बिल्कुल खत्म हो चुका था। तो ऐसे में वो पढ़ाई से बचने के लिए नए नए बहाने ढूंढ रहे होते हैं और उसी समय पर उनको प्रियांक स्वरूप अपने ऑफर के साथ मिल जाते हैं।
जिनके साथ वो अपना वेबसाइट वाला स्टार्टअप शुरू करते हैं और उसके बाद कंचन मिल जाती हैं। पर क्या होता है कि कंचन जो थी वो दीपिंदर को बेहद पसंद थी और उनके चक्कर में दीपिंदर का अपने स्टार्टअप से ध्यान पूरी तरह से हट जाता है। वो क्लाइंट्स की कॉल्स को इग्नोर करने लग जाते हैं और कंप्लेंट्स भी काफी बढ़ जाती हैं। प्रियांक के लिए अकेले ये सब संभालना इम्पॉसिबल होता है और वैसे भी उनका लास्ट सेमेस्टर चल रहा होता है, तो वो इवेंचुअली इसको शट डाउन करके सिंगापुर में अडोबी में जॉब करने चले जाते हैं। दीपिंदर को जब तक अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है काफी देर हो चुकी होती है, पर उस समय पर 3 ऐसी इंटरेस्टिंग बातें होती हैं जिनकी वजह से वो वापस से एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ही रुख करते हैं। एक तो उन्होंने इसका स्वाद चख लिया होता है, मुंह में खून लग चुका होता है। दूसरा ये कि दीपिंदर तो पढ़ाई में अच्छे थे भी नहीं, सीजीपीए जो है वो सिर्फ 6.48 था उनका, तो उनको वैसे भी ढंग की जॉब मिलना इम्पॉसिबल था। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि ईयर 2000 में ही एक बहुत बड़ा रिसेशन आया था और ग्लोबली जॉब जो है वो बेहद कम हो गए थे। इनफैक्ट प्रियांक को भी जो अडोबी में जॉब मिली थी वो उन्हें उनके एंटरप्रेन्योरशिप एक्सपीरियंस की वजह से मिली थी। इनफैक्ट यही रीजन है कि अगर आप आईआईटी दिल्ली का ईयर 2000 का कोहॉर्ट उठाकर देखोगे तो आपको एक से एक एंटरप्रेन्योर्स मिलेंगे। फ्लिपकार्ट के सचिन बंसल, ग्रो के हर्ष जैन, भारत पे के अश्नीर ग्रोवर और बिजनेस के रुचि कारला और हमारी गीत 2 हीरो। तो उस टाइम पर दीपिंदर क्या करते हैं कि अलविंदर तो पढ़ाई में बिजी थे, तो वो दूसरे 2 बैचमेट्स को पकड़ते हैं और उनके साथ एक वेबसाइट बनाते हैं foodlet.com करके, जिसमें उन्होंने क्या किया कि पहले जो वो हर रेस्टोरेंट के लिए अलग अलग वेबसाइट्स बना रहे थे उसकी जगह हर एक रेस्टोरेंट के मेन्यू को इसी एक साइट में लिस्ट किया जाएगा और इनफैक्ट लोग वहीं से फूड ऑर्डर्स भी कर पाएंगे। अब इस प्लान के लिए जब इन्वेस्टमेंट की नीड पड़ी तो अपने भाई गितेंद्र, जो कि अब तक डॉक्टर बन चुके थे, उनसे ही एक मोटी रकम इन्वेस्ट कराते हैं। दीपिंदर को पूरा यकीन होता है कि उनका यह स्टार्टअप अल्ट्रा सक्सेसफुल साबित होगा और वो तीनों करोड़पति बन जाएंगे। किसी को भी प्लेसमेंट में बैठने की नीड ही नहीं पड़ेगी। पर उनको क्या पता था कि उनके ये दोनों बैचमेट्स ही उनसे धोखा करेंगे। एक दिन वो दोनों दीपिंदर के साथ मीटिंग रखते हैं और कहते हैं ये ले 10,000 रुपए और ये कंपनी छोड़ दें। दीपिंदर बेहद फ्रस्ट्रेट होते हैं, पर वो 2:1 से आउट नंबर थे, तो उनको इवेंचुअली निकलना ही पड़ता है। अब दीपिंदर के सामने लाइफ की असली प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं। एक तरफ कंचन के घर वाले उनके लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देते हैं, वहीं दूसरी तरफ दीपिंदर अपना प्लेसमेंट सीजन मिस कर चुके होते हैं और उनको दिखाने के लिए ना ही नौकरी और ना ही अपना स्टार्टअप बचा होता है उनके पास। उनका जिगरी दोस्त अलविंदर भी एक स्कॉलरशिप के थ्रू यूएसए जा चुका होता है। कॉलेज के गेट के अंदर वो जिंदगी को नचा रहे थे और अब बाहर जिंदगी उनको नचा रही थी। उनको समझ आ जाता है कि अगर उन्होंने जल्द ही कुछ नहीं किया तो वो कंचन को हमेशा के लिए खो बैठेंगे और इसीलिए जिंदगी में पहली और आखिरी बार दीपिंदर गोयल जॉब ढूंढना शुरू करते हैं और कुछ महीनों की सर्च के बाद उनको बेन कैपेबिलिटी सेंटर में एक जॉब मिल जाती है और ये भी उनको उनके स्टार्टअप एक्सपीरियंस की वजह से मिलती है, वरना तो आप जानते हैं कि उनके मार्क्स वार्क्स कुछ ठीक थे नहीं। अब इस छोटी सी जॉब से लेकर के जोमेटो और फिर ब्लिंकिट को बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनीज बनाने का सफर बहुत ही ज्यादा रोमांचक है, जो कि कुछ ही सेकंड्स में मैं आपको बताऊंगा। पर उसके पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि मैंने बीड़ा उठाया है कि मैं आपको यूट्यूबर बना कर रहूंगा। जी हाँ, आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर प्रो, स्टोरी टेलिंग, एआई का यूज और वो तमाम सारे एस्पेक्ट जो कि एक यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए जरूरी हैं, वो सब मैं खुद आपको पूरे डिटेल में समझाने वाला हूँ और साथ ही तब तक आपके साथ लाइव रहने वाला हूँ जब तक आप खुद एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनकर लाखों कमाने नहीं लग जाते हैं। सारी डिटेल्स वीडियो के एंड पर हैं। अभी हम दीपिंदर की बेहद इंटरेस्टिंग कहानी पर वापस आते हैं। बीसीसी में वो खूब मेहनत करने लग जाते हैं और इवेंचुअली कंचन से उनकी शादी भी हो जाती है, पर अभी भी उनका एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा मरा नहीं होता है। शादी के 1 महीने बाद ही दिसंबर 2007 में वो फिर से एक साइट बनाने लग जाते हैं। आइडिया एग्जैक्टली वही, रेस्टोरेंट्स के मेन्यूज को डिजिटलाइज करना, पर इस बार वो कोई हेडेक नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फूड डिलीवरी का ऑप्शन ही हटा दिया था। अब चूंकि foodlet.com ऑलरेडी लिया जा चुका था, तो फिर वो डोमेन लेते हैं foodlet.in। इस नाम के अंडर वो 10 दिन तक अपनी वेबसाइट चलाते हैं और फिर उनको ये लगता है कि .com ही रखना ज्यादा सही है, तो फिर वो नाम को ही थोड़ा चेंज कर देते हैं foodybay.com नाम से। ये जो 10 दिन का छोटा सा पीरियड था, ये उनके लिए आगे चलकर बहुत बड़ा सिरदर्द बनता है। उसकी बात हम अभी आगे करेंगे। फूडीबे जो है वो दीपिंदर का साइड प्रोजेक्ट ही होती है। बीसीसी की नौकरी अभी भी चल रही होती है और उसी टाइम पर वहाँ एक और आईआईटी पास आउट इंजीनियर ज्वाइन करता है, जो कि आगे चलकर जोमेटो को वो सक्सेस दिलाता है जो कि आज हम देखते हैं। उसका नाम होता है
पंकज चड्डा। इंदौर के पंकज जो है वो दीपिंदर से बिल्कुल अलग पर्सनालिटी रखते थे। वो बेहद स्टडियस थे और कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू ही बीसीसी में आए थे। बस एक चीज कॉमन थी दोनों में, स्टैमरिंग। खैर एक दिन लंच के टाइम पर दीपिंदर फूडी बे का गूगल एनालिटिक्स पेज ओपन करके स्टैट चेक कर रहे होते हैं कि तभी पंकज की नजर उनके लैपटॉप पर पड़ती है। दीपिंदर उनको बड़े प्राउडली बताते हैं कि ये उनकी साइट है जिस पर अभी 3 लोग ऑनलाइन हैं। पंकज कहते हैं बस 3, मुझे जरा इसकी लिंक भेजना, और तुरंत उस समय के चैट प्लेटफॉर्म जी टॉक पर उस लिंक को शेयर कर देते हैं। कुछ ही मिनट्स में ट्रैफिक बढ़कर 3 से 10 हो जाता है। दीपिंदर इतने खुश जाते हैं कि तुरंत पंकज को को फाउंडर बनने का ऑफर दे देते हैं और पंकज भी खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इस तरह से 10 जुलाई 2008 को एक एक्सट्रीम ट्रबल मेकर की पार्टनरशिप शुरू होती है एक एक्सपर्ट ट्रबल शूटर से। वो दिन आज भी जोमेटो के ऑफिशियल बर्थडे के रूप में मनाया जाता है। और इवेंचुअली दीपिंदर और फिर पंकज दोनों बीन की अपनी हाई पेइंग जॉब से रिजाइन कर देते हैं। पंकज जो है वो दिन भर गर्मी में रेस्टोरेंट टू रेस्टोरेंट जाकर उनको पिच करते हैं कि वो फूडी वे में प्रीमियम लिस्टिंग करें और उनके चार्जेस दें। उनको बहुत बार निराशा हाथ लगती थी, तो दिन भर में 1-2 रेस्टोरेंट्स ऐसे होते थे जो कि हाँ बोल देते थे। दीपिंदर दिन रात कोड लिखते रहते थे और हर दिन दसियों रेस्टोरेंट्स के मेनूज अपलोड करते रहते थे। अब देखिए ऐसा नहीं था कि उनका ये आइडिया कोई बहुत यूनिक था। हंग्री जोन, burp.com, timecity.com ऐसे कई कंपटीटर्स मैदान में मौजूद होते हैं और उनको कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं। पर इन दोनों की छोटी सी टीम की दिन रात मेहनत की वजह से ये लोग टिके हुए होते हैं और अब इनके ऊपर प्रेशर होता है कि इनको एक्सपेंशन करना है। सिर्फ दिल्ली के भरोसे ये लोग ये लड़ाई नहीं जीत सकते हैं और एक्सपेंशन के लिए जो सबसे जरूरी चीज चाहिए थी वो थी पैसा। इतने में एक दिन दीपिंदर के पास एक आदमी का मेल आता है जो इनकी पूरी तकदीर बदल कर रख देता है। स्टार्टअप वर्ल्ड के लोग आज भी उनको दीपिंदर गोयल का गॉडफादर बुलाते हैं। वो इंसान होते हैं संजीव बिखचंदानी, Naukri.com के फाउंडर और इंडिया के फर्स्ट टेक बिलियनर। इनफैक्ट उन्हीं ने हमारे देश में टेक स्टार्टअप के कल्चर की शुरुआत करी थी। उनकी डिटेल कहानी हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब उस टाइम पर दीपिंदर को जब उनका मेल आया कि आई फाइंड योर साइट फूडी वे एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग एंड आई वांट टू मीट यू, तो दीपिंदर को लगा कि यार ये ऐसे ही किसी सेल्समैन का मेल है और उन्होंने उसे स्वाइप कर दिया। 3 दिन बाद रात को 2 बजे अचानक से उनको रियलाइज होता है कि यार वो तो संजीव बिखचंदानी का मेल था। डी संजीव बिखचंदानी। वो तुरंत उठकर रिप्लाई करते हैं, सर आई लव टू मीट यू। सुबह के 5 बजे संजीव रिप्लाई देते हैं कि कम टू माई नोएडा ऑफिस एट 8 AM। दीपिंदर दोपहर के 12 बजे सोकर उठते हैं, तब ये मेल देखते हैं। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो तुरंत एक अपॉलॉजी वाला मेल लिखते हैं। संजीव दोबारा से 1:30 बजे का टाइमिंग देते हैं और दीपिंदर गुड़गांव से भागते भागते नोएडा पहुंचते हैं। बीच में हड़बड़ी में वो एक दूसरी कार को टक्कर भी मार देते हैं। वो तो अच्छा हुआ कि अगले ने कोई चार्जेस प्रेस नहीं किया, अदरवाइज इनके पास तो देने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। संजीव के दीपिंदर से 2 ही सवाल थे। एक तो ये आइडिया कैसे आया, जिसका जवाब आप सब जानते हैं। दूसरा ये था कि क्या तुम लोग फंडिंग रेज करना चाहते हो, तो इनका जवाब था हाँ। दीपिंदर ये भी बताते हैं कि 1-2 और इन्वेस्टर्स के भी ऑफर हैं जो कि $500,000 दे रहे हैं 25% स्टेक के लिए 2 मिलियन की वैल्यूएशन पर। अब संजीव सीधे अपना काउंटर ऑफर देते हैं, ये $500,000 तो तुमको 4 महीने भी नहीं चलेंगे। तुम एक काम करो, मेरी कंपनी इन्फोएज से $1 मिलियन ले लो 3 मिलियन की वैल्यूएशन पर। दीपिंदर इतना सॉलिड ऑफर सुनकर हल्का सा मुस्कुराने लग जाते हैं कि कुछ तो कैच होगा। इतने में संजीव कहते हैं 33% स्टेक के लिए। द फ्यूचर शार्क वाज बीइंग शार्क्ड। उस टाइम पर दीपिंदर को पैसों की जरूरत तो थी ही, पर साथ ही संजीव जैसे मेंटर की भी नीड थी, तो वो ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं। पहले उनका 75% स्टेक था और पंकज का 25%। वो अब थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है, बट फॉर हिम इट वाज वर्थ इट। वहीं संजीव का जो ये इन्वेस्टमेंट होता है वो आगे चलकर उनको एब्सोल्युटली माइंड बॉगलिंग 1042 गुना रिटर्न देता है। पर अभी तो फिलहाल एक बहुत फ्रस्ट्रेटिंग प्रॉब्लम उनके सामने खड़ी होने वाली होती है, जिसकी उन्हें भनक तक नहीं थी। इस इन्वेस्टमेंट के अनाउंस होने के कुछ ही दिन के बाद दीपिंदर के पास एक कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का नोटिस आता है। किसकी तरफ से पता है? IIT दिल्ली में जो उन्होंने foodlet.com बनाया था, उसके जो पार्टनर्स थे जिन्होंने 10,000 रुपए देकर उनको निकाला था, उनकी तरफ से। असल में दीपिंदर के जाने के कुछ महीनों बाद ही उनका वो स्टार्टअप फेल हो जाता है, पर वहीं दीपिंदर इधर सक्सेसफुल हो चुके थे। इस बात से वो लोग बेहद चढ़ चुके थे और मौके का फायदा उठाना चाह रहे थे। उनकी डिमांड थी कि या तो 1 करोड़ रुपए दूं या फिर फूडी वे में 33% शेयर दूं, और वो भी किस रीजन पर पता है? क्योंकि दीपिंदर ने 10 दिनों के लिए foodlet.in नाम यूज कर लिया था। नोटिस पढ़कर दीपिंदर को बेहद गुस्सा आता है। वो सीधे संजीव के पास पहुंचते हैं। संजीव भी आग बबूला हो जाते हैं और ये कहते हैं कि इक्विटी तो हम किसी भी कीमत पर नहीं देंगे, उनसे नेगोशिएट करो और मुंह पर पैसे मारकर भगा उनको। दीपिंदर को कॉन्फिडेंस मिल जाता है और वो ऐसा नेगोशिएट करते हैं कि वो लोग सिर्फ 8 लाख में मान जाते हैं। इतने में संजीव के भाई जो कि उस टाइम पर यूएस में थे, वो मेल करते हैं कि यार जो फूडी वे नाम तुम लोग यूज कर रहे हो वो यूएस की एक फेमस कंपनी ईबे से मिलता जुलता
सकता है, फिर से नोटिस आ सकता है। बात तो सही थी, फूडीवे का नाम बदलने का वक्त अब आ चुका था। 3 नाम सोचती है, चीयर योर बेली, फॉरक्वाइस और जोमेटो। पहले नाम को तो हर कोई हंसकर रिजेक्ट कर देता है, बाकी के 2 में सुई अटकती है। दीपिंदर को जोमेटो नाम पसंद आ रहा था, पर उसका डोमेन बहुत महंगा था, 5 लाख का। वही फॉरक्वाइस जो है वो सिर्फ 800 रुपए में मिल रहा था। तो दीपिंदर मन मारकर इसी को लेने वाले होते हैं। इतने में संजीव खुद का पर्सनल चेकबुक निकालते हैं और पूरे 5 लाख का चेक काट कर दे देते हैं। ये उनका तरीका था दीपिंदर पर अपना कॉन्फिडेंस दिखाने का। जैसे एक पिता अपने बेटे को उसकी मनपसंद टॉय कार दिलाता है, ठीक वैसे ही। मजे की बात यह है कि जब कुछ समय बाद ईबे इंडिया आती है तो वो लोग इनको नोटिस भेजते भी हैं, पर तब तक वो सेफली जोमेटो बन चुके होते हैं। नाम चेंज करने के बाद दीपिंदर एक और क्लेवर डिसीजन लेते हैं। अपना ऑफिस जो है वो उसे दिल्ली के सेंटर से शिफ्ट करके छतरपुर में एक फार्म हाउस में ले जाते हैं। इससे क्या होता है कि उनका रेंट जो है वो सीधे 15 लाख से 6 लाख हो जाता है और नए फार्म हाउस में शिफ्टिंग की जिम्मेदारी वो देते हैं एक नई जॉइनी आकृति चोपड़ा को, जिन्होंने कुछ ही दिन पहले अपना सीए कंप्लीट किया हुआ होता है। इन आकृति को आप ध्यान में रखना, अभी आगे भी ये आएंगी। उस टाइम पर एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है। नोकिया वेंचर्स करके एक रिनोड इंटरनेशनल फर्म है, वो लोग दीपिंदर को ऑफर देते हैं कि $6 मिलियन देंगे 30 मिलियन की वैल्यूएशन पर। ये ऑफर बेहद टेम्पटिंग था। दीपिंदर एकदम से खुश हो जाते हैं, पर एक दिन एक ऐसी चीज वो पकड़ लेते हैं कि लास्ट मोमेंट में ये डील कैंसिल कर देते हैं। होता क्या है कि नोकिया की एक कंडीशन होती है कि एग्जिट के टाइम वो अपना प्रॉफिट जो है वो डॉलर्स में लेंगे। अब इससे क्या होता है कि मान लो वो $6 मिलियन देते हैं तो उस समय के एक्सचेंज रेट के हिसाब से वो 31 करोड़ रुपए होते हैं। और अगर मान लो 5 साल बाद वो $6 मिलियन ही वापस लेते हैं तो भी वो डॉलर्स की वैल्यू बढ़ने की वजह से 48 करोड़ रुपए ले जाते हैं। यानी कि इस एक क्लॉज की वजह से सीधे सीधे 16 करोड़ का प्रॉफिट बन जाता उनका, और उतना ही लॉस होता जोमेटो का। दीपिंदर इस डील से साफ मना कर देते हैं। संजीव भी उनको एक बेहद शाबाशी भरा मेल भेजते हैं, जिसका सार ये है कि सक्सेसफुल आइडियाज बार बार नहीं मिलते हैं। स्टीव जॉब्स के अलावा एक भी टेक एंटरप्रेन्योर नहीं हुआ है जिसने जिंदगी में एक से ज्यादा सक्सेसफुल कंपनीज बनाई हों। अगर आपकी कंपनी थोड़ी भी सक्सेसफुल होती है तो आप उसे और सक्सेसफुल बनाने में ध्यान दो। इन्वेस्टर्स तो आते जाते रहेंगे। अच्छा, अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि इधर जब जोमेटो ऐसी मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ रहा था उस टाइम पर अलविंदर कहाँ थे। उनकी कहानी तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। IIT से जब वो निकले तो उनके घर वाले ये चाह रहे थे कि वो UPSC की तैयारी करें और कलेक्टर बन जाएं। वो शायद ऐसा कर भी लेते हैं, पर उनके साथ एक इंटरेस्टिंग चीज हो गई। 3rd ईयर में उनको फ्रांस में इंटर्नशिप मिल गई। जब 3 महीने वो वहां रह कर आते हैं तो उनका मन ललच जाता है कि फ्रांस जब इतना इंटरेस्टिंग है तो US में तो एक्सपीरियंस और भी ज्यादा मजेदार होगा। बाद में उन्होंने खुद कहा कि उस उम्र में आप ऐसी बचकानी चीजें सोच ही लेते हो। खैर, इंटेलिजेंट तो वो थे ही, तो उनको US की स्कॉलरशिप भी मिल जाती है और IIT से निकलकर वो फ्लोरिडा पहुंच जाते हैं और वहां जाते ही उनका सपना टूट जाता है। बोरिंग मंडेन लाइफ और हर तरफ अजनबी लोग, उनको वहां बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर एक दिन एक अमेरिकन लड़की को वो पसंद आ जाते हैं और वो उनकी गर्लफ्रेंड बन जाती है। काम तो अभी भी नीरस ही था, पर इस पार्टनर की वजह से वो खुश थे। इस बीच दीपिंदर को देखकर उनको भी एंटरप्रेन्योरशिप करने का मन कर जाता है, पर वो वीजा रूल्स की वजह से वहां से ऐसा कर नहीं सकते थे, तो इंडिया वापस आने की पॉसिबिलिटीज ढूंढने लग जाते हैं। इस बीच उनकी नौकरी भी अच्छी चल ही रही होती है कि एक दिन अचानक वो लड़की उनसे ब्रेकअप कर लेती है। वो बेहद दुखी हो जाते हैं और अब USA से उनको एक तरीके से नफरत हो जाती है। उस टाइम पर एक दूसरी कंपनी ने उनको $1 लाख का साइनिंग चेक भी दिया हुआ होता है, जिसे वो कैश तक नहीं करते और वापस इंडिया आ जाते हैं। यहाँ आते ही दीपिंदर उनको ऑफर देते हैं कि भाई मेरे साथ आ जा। दोनों मिलकर जोमेटो को बनाते हैं और इस तरह 2011 के दिसंबर में अलविंदर उस कंपनी का पार्ट बनते हैं जिसके वो इवेंचुअली CEO बनने वाले थे, पर उसके पहले बहुत सारा ड्रामा होना बाकी था। अलविंदर आते ही जोमेटो में एक नए डिवीजन को हेड करते हैं, टिकट्स बेचने का, पर कुछ ही महीनों में ये फेल हो जाता है। दीपिंदर और वो बैठकर सोचने लग जाते हैं कि जोमेटो को बड़ा करने के लिए अब क्या करें। 2 ही रास्ते दिखते हैं, या तो फूड डिलीवरी चालू कर दूं या फिर जो एग्जिस्टिंग फीचर है मेनूज लिस्ट करने का उसी को पूरी दुनिया में एक्सपैंड कर दूं। अपने पुराने एक्सपीरियंस की वजह से दीपिंदर फूड डिलीवरी करने से साफ मना कर देते हैं और यही डिसीजन उनको आगे चलकर बहुत महंगा पड़ता है। अभी आगे बताऊंगा मैं आपको। उस टाइम दोनों दोस्त ये डिसाइड करते हैं कि जोमेटो को वर्ल्ड वाइड एक्सपैंड करेंगे और इस प्रोजेक्ट को हेड करते हैं अलविंदर। बहुत एक्साइटेडली वो अपना पहला कदम सिंगापुर में रखते हैं और बुरी तरह
तरह से फेल हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ लोग कॉर्नर के नूडल शॉप से ही कुछ खा लिया करते हैं, ज्यादा नए रेस्टोरेंट्स की डिस्कवरी को लेकर एक्साइटेड नहीं हुआ करते हैं। इस बात को अलविंदर को समझने में काफी समय लगता है और इवेंचुअली वहाँ जोमेटो बंद हो जाता है। इसके जस्ट बाद वो लोग दुबई जाते हैं और वहाँ उनको ह्यूज सक्सेस मिलती है। साइट पर ट्रैफिक एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है। फिर वो फिलीपींस, इंडोनेशिया, श्रीलंका कवर करते करते अल्टीमेटली लंदन पहुंच जाते हैं। उनके हाई एम्बिशन और उतने ही हाई एफर्ट्स को देख करके सिकोया कैपिटल और इन्फेज उनको $37 मिलियन देते हैं, जिससे उनकी वैल्यूएशन रातों रात 3 गुना बढ़कर $158 मिलियन की हो जाती है। ये जो पूरा एक्सपेंशन का फेज था, इसके पीछे अलविंदर की जी तोड़ मेहनत होती है और उसके बावजूद वो बेहद हम्बल होते हैं। आकृति चोपड़ा जो थी, उनको ये बात बहुत पसंद आती है। दोनों डेट करने लग जाते हैं और इवेंचुअली शादी कर लेते हैं। दीपिंदर दोनों के लिए बेहद खुश होते हैं, पर उसी वक्त अलविंदर उनसे ऐसा कुछ कहते हैं कि वो खुशी एक झटके में गहरे दुख में बदल जाती है। मैं जोमेटो छोड़कर अपना खुद का कुछ करना चाहता हूँ। अलविंदर के ये शब्द दीपिंदर के कानों में हथौड़े की तरह वार करते हैं। वो उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं मानते हैं। अलविंदर के एक ओल्ड फ्रेंड थे, सौरभ कुमार, जिसके साथ वो एक ऑन डिमांड डिलीवरी स्टार्टअप 1 नंबर करके वो बनाने का पहले ही डिसाइड कर चुके थे। दीपिंदर एक सच्चे दोस्त की तरह ना सिर्फ उनको बेस्ट विशेस देते हैं, बल्कि अपने खुद के फंड से $1 लाख भी देते हैं। इसके कुछ ही समय बाद दीपिंदर को एक और झटका झेलना पड़ता है। स्विगी मार्केट में एंटर कर जाती है और डे 1 से उनकी यूएसपी रहती है फूड डिलीवरी। जी हाँ, वो अपने साथ अपने डिलीवरी पार्टनर्स लेकर के मैदान में उतरते हैं, जिससे उनको एक क्लियर एज मिलता है और धड़ाधड़ फंडिंग भी मिलनी शुरू हो जाती है। उस टाइम पर एक और स्टार्टअप था फूड पांडा करके, वो भी फूड डिलीवरी करना शुरू कर देता है। दीपिंदर को समझ आ जाता है कि अगर उन्होंने जल्दी फूड डिलीवरी करना शुरू नहीं किया तो फिर वो सबसे पीछे रह जाएंगे और इवेंचुअली एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। पर उनके सामने एक बहुत बड़ी दिक्कत थी कि उनका मेजर पैसा फॉरेन में एक्सपेंशन करने में जा रहा था। अब आप यहाँ ये सोच सकते हो कि यार उनका जो काम था वो इतना मुश्किल तो था नहीं, बस रेस्टोरेंट की मेनू की पिक्स को खींच कर तो वेबसाइट में डालना था, तो फिर उसमें इतना पैसा क्यों लग रहा था? बात बिल्कुल सही है, पर ये सारा काम उन लोगों को मैनुअली करना पड़ता था और करने वालों को सैलरी देनी पड़ती थी। इसके अलावा हर एक सिटीज पर एक सेल्स टीम भी रखनी थी, जो कि रेस्टोरेंट्स के मैनेजर्स को ये कन्विंस कर सके कि आप हमसे एड स्पेस खरीदो। वर्ल्ड वाइड मल्टीपल सिटीज में ये करना काफी चैलेंजिंग था और बहुत पैसे जा रहे थे। उनका बर्न रेट, यानी कि हर महीने जो पैसे वो खर्च कर रहे थे, उस टाइम पर अप्रोक्सीमेटली $10 मिलियन पर मंथ था। अगर जल्दी कुछ नहीं किया जाता तो वो बैंकरप्ट होने ही वाले थे। इनफैक्ट आकृति, जो कि अलविंदर के जाने के बाद भी जोमेटो में ही थी और फाइनेंसेस संभालती थी, उन्होंने ये कैलकुलेट करना शुरू भी कर दिया था कि अगर कंपनी बंद करनी पड़ी तो हमें कितने पैसे देनदारों को देने होंगे। उसको वो अलग से रखने लगी। इस मुश्किल पीरियड में जोमेटो को एक और बड़ा सबलो तब मिला जब स्विगी को फिर से नॉर्वेज वेंचर से $16 मिलियन की फंडिंग मिली। अब दीपिंदर के सामने करो या मरो की सिचुएशन थी, या तो घर बचा लो या बाहर। उन्होंने वही किया जो कोई भी स्मार्ट बिजनेसमैन करता, इंडिया ऑपरेशंस को बचाना। उन्होंने इमीडिएटली दुबई, जो कि बेहद सक्सेसफुल था, उसको छोड़ करके बाकी सब जगह के ऑपरेशंस बंद कर दिए और इंडिया में फूड डिलीवरी शुरू की। इनफैक्ट से थोड़ी और फंडिंग मिली और उनकी जान में जान आई। पर अभी तो और बड़ा एक तूफान आना बाकी था। मीडिया में काफी समय से ये बात चल रही थी कि जोमेटो जल्द ही $1 बिलियन का वैल्यूएशन टच करके एक यूनिकॉर्न बन जाएगी। उसी वक्त HSBC सिक्योरिटी, जो कि एक बहुत रेपुटेड ब्रोकिंग फर्म है, वो जोमेटो की वैल्यूएशन जस्ट $500 मिलियन डिक्लेयर कर देते हैं। उनका कहना था कि इतना हैवी जो कंपटीशन है उसे जोमेटो नहीं झेल पाएगा। दीपिंदर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कुछ ही दिनों में एक और न्यूज आती है कि ओला ने फूड पांडा को खरीद लिया है और उसमें $200 मिलियन इन्फ्यूज कर रहे हैं। ये एक और झटका लगता है, पर असली ब्लो उनको तब लगता है जब नेस्पर्स नाम का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट फर्म जोमेटो को अराउंड $100 मिलियन देने वाला था, वो लास्ट मिनट में उनकी जगह स्विगी को दे देता है। दीपिंदर बेहद हेल्पलेस हो जाते हैं। उनको ये भी समझ आ जाता है कि इस बार और भी सीरियस करो या मरो की सिचुएशन है, कुछ नया आइडिया सोचना होगा। और एक नया आइडिया वो लेकर आते हैं जोमेटो गोल्ड के फॉर्म में, जिसमें कि रेस्टोरेंट्स में कस्टमर्स को फूड और ड्रिंक पर 1+1 ऑफर मिलता है। ये एक ब्लॉकबस्टर हिट साबित होता है और बहुत ज्यादा मीडिया कवरेज भी मिलती है, तो सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल होती है। इसी टाइम पर एक और स्टार्टअप था रनर करके। वो लोग क्या करते थे कि हाइपर लोकल डिलीवरी प्रोवाइड किया करते थे। उनकी टीम काफी स्ट्रॉन्ग थी और काफी सक्सेस भी मिल रहा था। बस एक दिक्कत थी, उनका बर्न रेट बहुत ज्यादा था। दीपिंदर उनको स्ट्रेट अवे बाय आउट का ऑफर देते हैं, जिसे वो लोग मान लेते हैं। उनके आते ही जोमेटो को डिलीवरी का फायर पावर मिल जाता है, जिसके दम पर वो स्विगी और फूड पांडा से लड़ने को तैयार हो जाते हैं और इवेंचुअली 2017 में फॉर द फर्स्ट टाइम प्रॉफिटेबल भी हो जाते हैं। पर इसके जस्ट बाद दीपिंदर को एक एक करके 2 झटके मिलते हैं। पहला तो ये कि पंकज चड्डा ये डिक्लेयर कर देते हैं कि उस जोमेटो छोड़कर जा रहे हैं, और दूसरा स्विगी को नेस्पर्स, टेंसेंट और वेलिंगटन मैनेजमेंट इन
सब की तरफ से $1 बिलियन वैल्यूएशन की फंडिंग मिल जाती है। इसके सॉल्यूशन के लिए दीपिंदर क्या करते हैं कि छोटे शहरों में भी डिलीवरी शुरू कर देते हैं। नागपुर में वो इसका पायलट प्रोजेक्ट करते हैं जो कि बेहद सक्सेसफुल होता है। इसके बाद वो अपने खुद के शहर मुक्तसर में ट्राई करते हैं। वहाँ के लोग तो उन्हें और ज्यादा प्यार देते हैं। इवेंचुअली पूरे इंडिया में 500 शहरों में उनकी सर्विसेज चालू हो जाती हैं। अब जोमेटो की देखा देखी स्विगी को भी एक्सपेंशन करना पड़ता है। दोनों कंपनीज के बीच में कंपटीशन एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच जाता है। नेस्पर्स जो है वो फिर से स्विगी को बैक करती है और एंड फाइनेंशियल जो है वो जोमेटो में पैसा डालते जाते हैं। लकीरें खिंच जाती हैं। दोनों को ये इंतजार होता है कि अगले का पैसा पहले खत्म हो जाए तो वो बाजी जीत जाए। पर सच्चाई ये थी कि इस तरीके से लड़ने से एक ही कंपनी जीत सकती थी और वो थी स्विगी। उनके पास जोमेटो से काफी ज्यादा फंडिंग अवेलेबल थी। उनको बस टिके रहने की देर थी। बाकी जोमेटो खुद ही खत्म हो जाती। उस समय के जो बोर्ड मेंबर्स थे वो दीपिंदर को सलाह देते हैं कि इंडिया में जो उनका मार्केट है उसको थोड़ा कम करते हैं जिससे कि बर्न रेट कम हो जाए। दीपिंदर साफ शब्दों में मना कर देते हैं, बल्कि वो एक दूसरा सॉल्यूशन लेकर आते हैं। उनकी यूएई की ब्रांच अभी भी चल रही थी और काफी प्रॉफिटेबल भी थी। उसको वो बेचने का डिसाइड करते हैं। डिलीवरी हीरो करके एक जर्मन फर्म थी, वो $222 मिलियन में उसको ले लेती है। इससे जोमेटो को एक जीवन दान सा मिल जाता है, लिव टू फाइट अनदर डे। पर फाइट अभी खत्म नहीं हुई थी। स्विगी अभी भी फंडिंग पर फंडिंग उठाए जा रहा था और जोमेटो को नेस्तनाबूद करने ही वाला था कि तभी दीपिंदर एक और गहरा दांव खेलते हैं जो उनको इस फील्ड का अनडिस्प्यूटेड किंग बना देता है। वह यूं था कि 2019 के उस टाइम पर ओला का फूड पैंडा चुपचाप बंद हो चुका था, पर पिछले 1-2 साल से एक नया खिलाड़ी मार्केट में आ गया था, उबर ईट्स। ये यूएसए में बेहद सक्सेसफुल था और यहाँ भी इन्होंने काफी ट्राई किया, पर बात कुछ बनी नहीं और अब ये लोग एग्जिट लेना चाह रहे थे। वो लोग अपना बिजनेस स्विगी को बेचना चाह रहे थे, पर स्विगी जो है वो काफी भाव खा रहा था। दीपिंदर को जैसे ही ये बात पता चलती है वो तुरंत अपने 2 टीम मेंबर्स को लेकर के सैन फ्रांसिस्को पहुंच जाते हैं, उबर के हेडक्वार्टर्स। उनकी ना अपॉइंटमेंट थी ना मीटिंग फिक्स हुई थी, फिर भी वो उबर के सीईओ दारा खौशरशाही से मुलाकात कर ही लेते हैं और 3 दिन की मशक्कत के बाद वो लोग उबर ईट्स को एक्वायर करने में कामयाब हो जाते हैं। ये जो मूव था वो एक गेम थ्योरी वाला क्लासिक मूव था। देखिए, अगर जोमेटो और स्विगी दोनों में से कोई भी उबर ईट्स को नहीं खरीदता तो वैसे भी उनके सारे कस्टमर्स दोनों को इक्वली मिल जाने थे। पर अगर गलती से स्विगी उसको एक्वायर कर लेता तो फिर तो जोमेटो का खेल खत्म था। इसलिए पहला दांव दीपिंदर ने मारा और बाजी जीत ली। अच्छा, इसके लिए उन्हें कैश भी नहीं देना पड़ा। 99% की ये ऑल स्टॉक डील थी। काफी सालों बाद जब बिल गेट्स इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के साथ में डिनर कर रहे थे तो उन्होंने दीपिंदर से पूछा था क्या उनके देश की कंपनी उबर ईट्स कभी इंडिया आई थी। दीपिंदर ने तो सिर्फ हाँ कहा, पर संजीव ने पीछे से बहुत प्राउडली ऐड किया, वो लोग आए तो थे पर जोमेटो ने उन्हें खरीद लिया। पर उस टाइम पर तो अब तक का सबसे बड़ा झटका आना बाकी था, वो झटका जो पूरी दुनिया सहित जोमेटो को अंदर से हिला देने वाला था, कोविड-19। जी हाँ, जैसे ही लॉकडाउन लगा जोमेटो के वैल्यूएशन सीधे 80% गिर गई। ऑर्डर्स का वॉल्यूम पूरी तरह से ड्राई हो गया था। एंड फाइनेंशियल नाम की एक चाइनीज फर्म ने जनवरी 2020 में $150 मिलियन इन्फ्यूज करने का वादा किया था। उसमें से $50 मिलियन ही पहुंचे थे कि गवर्नमेंट ने सारी चाइनीज कंपनियों पर बैन लगा दी। जोमेटो की तो जैसे जान ही निकल गई। उनके पास अब सिर्फ 2 महीनों का कैश बचा था। उस टाइम पर दीपिंदर एक एक करके अपने सारे इन्वेस्टर्स को फोन लगाते हैं कि एटलीस्ट सिर्फ $5 मिलियन बस दे दूं। संजीव उनको एक बहुत गहरी बात बोलते हैं, देखो दीपिंदर, $5 मिलियन कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, पर मुद्दा ये है कि अगर तुम इसके बिना कंपनी नहीं बचा पाओगे तो फिर इसके साथ भी नहीं बचा पाओगे। दीपिंदर को अपनी क्लैरिटी मिल जाती है। अब वो अपने ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करते हैं, खर्चों में कटौती करते हैं और इवन स्टाफ से भी सैलरी कट करने को रिक्वेस्ट करते हैं। पहले तो वो सब का 50% कट करने का सोच रहे थे, फिर उनको रियलाइज होता है कि ऐसा करना जो छोटे वर्कर्स थे उनके लिए सही नहीं होगा, तो फिर वो वॉलंटरी कट अनाउंस करते हैं, जो जितना देते हैं। और उनको ये देखकर बहुत आश्चर्य होता है कि कई सीनियर ऑफिशियल्स 90% तक कट ले लेते हैं। ये सब करके अब उनके पास 2 की जगह 6 महीनों का कैश आ जाता है और उनकी जान में जान आती है। पर दीपिंदर को अच्छे से पता था कि ये सिर्फ टेम्पररी मेजर था, जल्दी कुछ परमानेंट सॉल्यूशन लाना पड़ेगा और इसलिए नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में वो अपना आखिरी ब्रह्मास्त्र यूज करने का अनाउंस करते हैं, आईपीओ। वो उस वक्त इतने डेस्परेट सिचुएशन में थे कि कंपनी को अगर 100 मिलियन की वैल्यूएशन पर $10 मिलियन भी मिल जाते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। कैसे भी करके उनको कंपनी को बचाना था। शुरू में तो आईपीओ जैसा बड़ा स्टेप सुनकर उनकी टीम घबरा जाती है, पर इवेंचुअली वो लोग भी इस आइडिया में ऑन बोर्ड हो जाते हैं। पर आईपीओ लाने में कम से कम 10 से 11 महीनों की प्लानिंग करनी होती है और उसी बीच एक बहुत इंटरेस्टिंग बात होती है। लॉकडाउन की वजह से दीपिंदर को अपने पुराने यार से
मिलने का मौका मिल जाता है, जिससे वो काफी समय से नहीं मिले थे। अलविंदर उनको बताते हैं कि उन्होंने 1 नंबर का नाम बदलकर ग्रोफर्स रख दिया है और अब सिर्फ ग्रोसरी डिलीवरी पर फोकस कर रहे हैं। मार्केट में भी उनके अलावा सिर्फ एक और प्लेयर है, बिग बास्केट। इसके बावजूद दोनों को सक्सेस नहीं मिल रही है। इनफैक्ट लॉकडाउन में तो ग्रोसरी डिलीवरी की एक्सट्रीम डिमांड थी, सेल्स भी बढ़ी पर उतनी नहीं जिससे कि कंपनी सक्सेसफुल हो सके। दीपिंदर तुरंत अपना दिमाग दौड़ाते हैं और कहते हैं कि इट्स ए डोपामिन प्रॉब्लम। मतलब ये कि ग्रोसरी शॉपिंग करना बोरिंग काम है। पब्लिक ऑर्डर करती है, तुम लोग 1.5-2 घंटे बाद डिलीवर करते हो। इसमें उनको सामान तो मिल जा रहा है पर कोई बहुत मजा नहीं आ रहा है, कोई डोपामिन हिट नहीं हो रहा। वहीं अगर जोमेटो की बात करें तो उसमें ये इनबिल्ट है। फूड अपने आप में ही खुद एक डोपामिन हिट है। अलविंदर पूछते हैं कि तो फिर हम क्या चेंज कर सकते हैं। दीपिंदर कहते हैं कि 10 मिनट के अंदर डिलीवरी करो। अलविंदर भौचक्के रह जाते हैं, यार ये तो इम्पॉसिबल है, हम मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स तक कर सकते हैं। ना, उससे बात नहीं बनेगी। कस्टमर्स को लगना चाहिए कि उनके सोचने के भी पहले उनका सामान उनके पास आ गया, ऑलमोस्ट लाइक ए मैजिक, और वो हुक्ड हो जाएंगे। 10 मिनट्स इज मैजिक, 30 इज नॉट। असल में क्या हुआ था कि 2 साल पहले दीपिंदर ने टर्की में एक ऐप यूज किया था, गेटिर करके। उन्होंने सब कुछ 10 मिनट के अंदर ला दिया था। दीपिंदर बहुत इंप्रेस हुए थे, पर उनको लगा था कि यार ये तो हम इंडिया में नहीं ही कर पाएंगे। पर आज जब अलविंदर के सामने करो या मरो की सिचुएशन थी, तो फिर इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना ही एक सॉल्यूशन दिख रहा था। पर उनके सामने अभी एक और बहुत बड़ी दिक्कत थी। होता यह है कि सॉफ्टबैंक विजन फंड, जिनका ग्रोफर्स में 50% स्टेक था, वो उस टाइम पर इसका आईपीओ लाने की तैयारी कर रहे होते हैं। कोविड में मिले बूम को देख करके वो जितना भी बने वो प्रॉफिट लेकर के निकलना चाह रहे थे। पर अलविंदर ने ये कंपनी इसलिए नहीं बनाई थी कि वो मौका देखकर निकल जाए, वो इसे एक्चुअली में एक अल्ट्रा सक्सेसफुल बिजनेस बनाना चाहते थे। आईपीओ से वो साफ मना कर देते हैं। ये सुनते ही सॉफ्टबैंक बेहद नाराज हो जाता है। इवन अलविंदर के को फाउंडर सौरभ भी उस कंपनी को छोड़ देते हैं। इन सब के बावजूद अलविंदर अपने डिसीजन पर अडिग रहते हैं। वो ग्रोफर्स की टीम को पूरी तरह से रीस्ट्रक्चर कर देते हैं और अपना कंप्लीट अनडिवाइडेड अटेंशन 10 मिनट्स डिलीवरी पर लगाने लग जाते हैं। उसी टाइम पर जोमेटो का आईपीओ भी आ जाता है और जो ट्रेडिशनल सोच वाले इन्वेस्टर्स थे, जैसे कि राकेश झुनझुनवाला, वो उनकी काफी बुराई भी करते हैं। पर उन सबको गलत बताते हुए जोमेटो का आईपीओ बेहद सक्सेसफुल साबित होता है, क्योंकि जोमेटो भले ही जल्दी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाई हो, पर सर्विस वो देती है जिसके लोगों को फंडामेंटल नीड होती है, एंड मार्केट्स रिवॉर्डेड दैट फैक्ट। और दीपिंदर को अच्छे से पता था कि ग्रोफर्स के पास भी यही पोटेंशियल है। इसलिए अपना आईपीओ आने के बाद दीपिंदर सबसे पहले यही काम करते हैं कि जोमेटो के $100 मिलियन ग्रोफर्स में इन्वेस्ट कर देते हैं 9.3% ओनरशिप के लिए। उधर अलविंदर के एफर्ट्स रंग लाते हैं और ट्रैक्शन बढ़ने लग जाता है। उनको रियलाइज होता है कि फास्ट सर्विस दिखाने के लिए ग्रोफर्स नाम अब फिट नहीं बैठ रहा, तो फिर वो उसे चेंज करके ब्लिंकिट कर देते हैं। ऊपर से तो सब कुछ ठीक चल रहा होता है, पर अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही होती है, ब्लिंकिट का बर्न रेट। जी हाँ, ब्लिंकिट को सस्टेन करने के लिए अलविंदर हर महीने 200 करोड़ रुपए जला रहे थे। और ये बात सबसे ज्यादा नागवारा गुजरती है दीपिंदर को, क्योंकि यही सेम मिस्टेक वो 2015 में जोमेटो के साथ करके भुगत चुके थे। वही दूसरी तरफ अलविंदर को भी अपनी स्ट्रेटेजी पर पूरा भरोसा था। दोनों के बीच में तनाव इतना बढ़ जाता है कि बात लड़ाई झगड़े तक पहुंच जाती है। दोनों दोस्त एक दूसरे को गाली तक दे डालते हैं। पर एक बात दोनों को बहुत अच्छे से पता थी कि ब्लिंकिट के पास आईपीओ लाने का टाइम नहीं है। वो अब तभी सर्वाइव कर पाएगा अगर जोमेटो उनको एक्वायर कर ले। और दीपिंदर उस दिन गुस्से में अपनी ये शर्त रख देते हैं कि वो ब्लिंकिट को तभी एक्वायर करेंगे जब अलविंदर उससे एग्जिट हो जाए। अलविंदर जो है वो किसी भी कीमत पर ब्लिंकिट को मरने नहीं देना चाहते थे, इसलिए वो उस मीटिंग में चुपचाप ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं। मीटिंग तो खत्म हो जाती है, पर उस रात दोनों दोस्तों में से कोई भी सो नहीं पाता। दीपिंदर को अपनी गलती का एहसास होता है और अगले दिन वो अलविंदर से फिर से मुलाकात करते हैं। यार जो हुआ उसे भूल जा, टेक ब्लिंकिट को बनाना तो है और इंडिया में सिर्फ तू और मैं ही हैं जो इसे पॉसिबल कर सकते हैं, सो लेट्स वर्क टुगेदर। उस दिन दोनों भाई हाथ मिलाते हैं और फिर अपने साथ साथ करोड़ों भारतीयों की तकदीर बदल देते हैं। आज की डेट में एक लड़की को रात को 2 बजे पैड चाहिए होता है तो वो ब्लिंकिट ला करके देता है। नाइट ड्यूटी कर रहे डॉक्टर को भूख लगती है तो वो जोमेटो ला देता है। हमको रियलाइज ही नहीं होता कि इन 2 लड़कों ने हमारी जिंदगी कितनी आसान करती है। ब्लिंकिट के आने से दीपिंदर पेरेंट कंपनी का नाम जोमेटो से बदलकर इटर्नल कर देते हैं, जिसके अंदर जोमेटो, ब्लिंकिट और उनका टिकटिंग प्लेटफॉर्म डिस्ट्रिक्ट और फिलैंथ्रोपी डिवीजन फीडिंग इंडिया होते हैं। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि दीपिंदर चुपचाप बैठने वालों में से नहीं है, कुछ न कुछ बिल्ड करते ही रहते हैं। तो अब वो एक लॉन्जिविटी डिवाइस टेम्पल और छोटे शहरों के बीच में स्मॉल एयरक्राफ्ट के थ्रू कनेक्टिविटी वाले अपने 2 स्टार्टअप्स पर काम कर रहे हैं। और चूंकि इटर्नल अफेक्ट ना हो, इसलिए वो संजीव सहित पूरे बोर्ड का सजेशन मान करके इटर्नल के सीईओ पोस्ट से हट चुके हैं और उनकी जगह ली
है अलविंदर ने। इस बीच एक्सट्रीम स्ट्रेस की वजह से उनकी मैरिड लाइफ भी अफेक्ट हो गई और कंचन से डाइवोर्स और उसके कुछ सालों बाद ग्रेसिया से दोबारा शादी हुई। दो बातें हैं जो मुझे इस पूरे सागा में सबसे इंपॉर्टेंट लगी। पहली ये कि आइडिया की कोई वैल्यू नहीं होती, आइडिया तो आपका तुरंत कॉपी हो जाएगा, पर आप अपने आइडिया को कितने स्मार्टली एग्जीक्यूट करोगे वही ये डिसाइड करेगा कि आप जीतोगे या नहीं। दूसरा ये है कि उन लोगों को कभी मत भूलना जो आपके साथ तब भी थे जब आप कुछ नहीं थे। आई होप कि आपको ये केस स्टडी पसंद आई होगी, और अगर आप भी मेरी तरफ वीडियोस बनाना चाहते हैं तो नीचे दिया लिंक जरूर चेक करना। मैं 100% गारंटी के साथ आपको यूट्यूबर बनाऊंगा। जल्द ही आपसे एक और धमाकेदार केस स्टडी के साथ मुलाकात होगी, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।